हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अपना अच्छे से सीख चुके हैं, जिसका फॉर्मूला है x अपॉन b1c2 b2c1 y अपॉन c1a2 c2a1 1 अपॉन a1b2 a2b1। याद करने के कई मेथड मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि कुछ लोग ऐसे याद रख लेते हैं कि bc ca ab, कुछ लोग फिगर बना के याद रख लेते हैं। तो जब हमको ये फॉर्मूला याद हो गया, अब हमारे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उसमें क्वेश्चन 4 है आपका प्रॉब्लम समझे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी अभी तक चैप्टर में एक्सरसाइज 3.5 तक आते आते। अब वही काम आपको इस एक्सरसाइज में भी करना है कि पहले दो लीनियर इक्वेशन बनानी है, यानी लीनियर इक्वेशन का एक पेयर बनाना है, लेकिन सॉल्व किस मेथड से करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब अपन अपना काम शुरू करेंगे। हम सबसे पहले अपना क्या करना है? इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाना है, किसमें बनाना है? दो वेरिएबल्स में। दो वेरिएबल लेने हैं, यानी दो चीजें यहाँ पे फाइंड करनी है, तो वो कौन कौन सी है? पहले हम अपना क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन समझ में आ गई कि अगर कोई हॉस्टल में रहता है तो उसको दो तरह से हॉस्टल के चार्जेस देने होते हैं। पहला उनका चार्ज क्या था? पहला चार्ज उनको देना है फिक्स, जैसे कि रेंट वगैरह हो हॉस्टल का। उसके अलावा उनको क्या करना है? उसके बाद उनको जो पैसे देने हैं वो किस हिसाब से देने हैं? जो उन्होंने फूड मतलब जो मेस में उन्होंने खाना खाया है पर डे के हिसाब से। तो दो चीजें हमको मिल गई दो वेरिएबल के लिए कि एक तो यहाँ पर दिया है फिक्स चार्ज और दूसरा क्या दिया है? चार्जेस ऑफ फूड टेकन। ठीक है, अब इसमें दिया है कि व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days शी हैज टू पे ₹1000। ओके, तो अगर किसी ने 20 डेज के लिए लिखा है, यानी 20 दिन तक वो हॉस्टल में रहा, कोई 20 दिन तक हॉस्टल में रहा है और उसने कितने पैसे दिए हैं? 1000, यानी कि उसने हॉस्टल के फिक्स चार्ज तो दिए ही। अगर हमने उसको ₹X सपोज किया तो X, और 20 डेज के लिए ये लिया तो इसके लिए कितने हो गए? उसके 20 डेज के लिए लिया तो ये इसके हो गए 21, और टोटल इसका कितना है? 1000। तो अब B के लिए एक और उन्होंने बोला, B ने 26 डेज के लिए लिया और कितने रुपए पे किए, तो उन्होंने बोला है कि फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे फाइंड करो। कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट सेंटेंस से अपने को नहीं पता चलता कि हमको क्या वेरिएबल सपोज करने हैं, किस चीज के लिए करने हैं। तो एंड तक आते आते जब आप क्वेश्चन की डिमांड देखोगे कि फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे, तो आपको पता चल जाएगा कि हमको क्या चीजें सपोज करनी है। तो हम स्टार्ट अपना यहाँ से करेंगे कि लेट द फिक्स चार्जेस बी, क्या लिखेंगे? ₹X। फिर उसके बाद में अपने को क्या लिखना है? नेक्स्ट द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ये आपकी कितनी हो जाएगी? ₹1। कोई काम नहीं है, जो चीजें फाइंड करनी थी उनके लिए हमने दो वेरिएबल ले लिए, क्योंकि अपन कहीं हॉस्टल वगैरह में रह रहे हैं तो किसी को पेमेंट करेंगे तो रुपीस में करेंगे, तो यहाँ पे यूनिट रुपीस ली थी, इसमें भी कोई नया काम नहीं था। अब हम अपनी इक्वेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हम शुरू करेंगे। तो जैसा मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि फॉर ए जब अपन करेंगे तो उसके लिए चार्जेस कितने हो जाएंगे? उसको फिक्स चार्ज X तो देना ही है, हॉस्टल में रहना है तो, और 20 डेज रहना है तो 20 डेज तक उसने जो खाना खाया, तो एक दिन के खाने के अगर उसके ₹Y हैं तो 20 डेज के कितने हो जाएंगे? 21, और टोटल कितना है? टोटल है आपका 1000। क्लियर? अब दूसरे वाले के लिए जब आप B की बात करोगे तो B के लिए क्या हो जाएगा? B
के लिए हो जाएगा, उसको भी x रुपीज देने हैं और उसने 26 डेज तक खाना खाया तो 26y और टोटल उसका है 1180। क्लियर? इस तरह से हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अपन सीख चुके हैं तो उससे इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब हमारे पास में दोनों इक्वेशन बनके तैयार है, पर मेथड कौन सा यूज करना है हमको? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इक्वेशन तो बन गई है पर हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम इसको? x प्लस 20y माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। और इस वाले को कैसे लिख लेंगे? x प्लस 26y माइनस 1180 इज इक्वल टू। अब आप इनकी नंबरिंग कर दो, फर्स्ट एंड सेकंड। अब हमको बोर्ड में इसके बाद कैसे करना है वो करने के लिए आप थोड़ा सा इधर ध्यान दो। तो अब अपने को अगला स्टेप कैसे लिखना है बोर्ड में? देखो, क्वेश्चन आए ना आए, बोर्ड में स्टेप्स की मार्किंग होती है तो स्टेप्स प्रॉपर होने चाहिए, लैंग्वेज प्रॉपर होनी चाहिए जब आप प्रॉब्लम सब सॉल्व कर रहे हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं है ना? तो अब यहाँ पे हम शुरू करेंगे। तो इक्वेशन बनाने के बाद कैसे लिखते हैं कि कंपेयरिंग विद a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 respectively. अगर स्टेप्स प्रॉपर नहीं है, लैंग्वेज प्रॉपर नहीं है तो टीचर्स आपके मार्क्स कट कर सकते हैं, और अगर आपने बिल्कुल प्रॉपर वे में काम किया है तो आपके मार्क्स कोई टीचर नहीं कट करता। ये आप सबको पता है कि ये मैथ्स में मार्क्स फुल आते हैं। ठीक है, अब हम ये कंपेयरिंग लिखेंगे। कंपेयर करने के बाद में हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। जब कंपेयर किया तो a1 यानी x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट आपका क्या है? 1 है। जब कोई डिजिट नहीं होता तो बेटा 1 होता है, सबको मालूम है। तो a1 की वैल्यू यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में x के कोफिशिएंट की वैल्यू वो क्या है? 1 है। फिर आपने लिखा b1 यानी फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट वो है 20 और c1 कांस्टेंट था, वो आपकी क्या है? -1 था। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करें तो अब आपके पास में a2 सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट वो है आपका 1, फिर b2 y का कोफिशिएंट 26, c2 -118। ठीक है, आगे इसके लिखेंगे कि यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये लिखने के बाद अब सबसे पहला काम अपना फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे। अगर बाय चांस हमारी कैलकुलेशन भी गलत है और हमने हो सकता है इक्वेशन भी सही ना बना पाए हो किसी कारण से, तो भी बोर्ड के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपने सही फॉर्मूला भी लिखा है तो उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। अब मैं वैल्यूज रख रही हूँ, कोई नया काम नहीं है। अब आप वैल्यूज आप भी रखते चलो मेरे साथ साथ, कॉपी पेन अपने साथ में रखो जिससे आप भी मेरे साथ साथ करते रहो तो आपका भी कॉन्फिडेंस आएगा। हो सकता है मैं जब तक बता रही हूँ आपने सॉल्व भी कर लिया हो। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। b1 की वैल्यू 20, c2 की वैल्यू -1180 और नेगेटिव वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग? ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, वो लिखना भी कंपलसरी होता है। b2 c1 -1000। ठीक है, आप लोग साथ साथ करते रहो, अपनी कॉपी पेन लेके बैठे ही होगे तो अपने जब आप अपने आप कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा। ठीक है,
C1 A2, फिर उसके बाद में C2 -1180 A1 1 लिख दिया मैंने। अब आगे बढ़े हम लोग 1/1 A1 B2 A1 1 B2 26, फिर A2 भी अपना 1 था, है ना, और B2 की वैल्यू 3। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। अब इनको सॉल्व, अब इसको अपन यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। एक मिनट, ओके। ये करने के बाद में आपको केवल कैलकुलेशन रह गया है, तो वो हो जाएगा आपका x/20 इंटू 118। तो ये नेगेटिव, ये आपका आ गया 236, ठीक है। 118 टू 236, 236 ओके। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आ जाएगा अपना 26,000 इक्वल में आएगा y अपॉन -1000 प्लस पॉजिटिव 1180 इक्वल में 1/26 माइनस 20, ठीक है। ये करने के बाद अब इनका कैलकुलेशन रह गया केवल, तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा। 26,000 में से देखो, अभी भी सब्ट्रैक्ट करना हो, बड़े डिजिट्स को करना हो, तो कई चीज़ों पे काम करते हैं। है तो छोटी सी चीज़, पर इसको थोड़ा सा देख लो, जिससे मेंटल कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे कर रहे हो 26,000 में से 23,600, तो एक रफ फिगर तैयार हो गया कि 23,000 तो हम सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं। अब आपके पास में कितने बचे? 3,000। अब 3,000 में से आपको अब कितना सब्ट्रैक्ट करना है? केवल 600। तो 3,000 में से 600 सब्ट्रैक्ट करो, तो अपन मेंटल कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। कई बार आप कैरी करोगे, बोरो करोगे, उसमें कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है। अब आप यहाँ पे तो डायरेक्ट दिख ही रहा है कि 1,180 में से 1,000 लेस किया, सीधे सीधे 180 आ गई, और आगे तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। ये बचा अपने पास में 6। अब इसको अपन जैसे सॉल्व करते हैं, दोनों की वैल्यूज निकाल देंगे। नाउ x/2400 इक्वल 1/6, ये x इज इक्वल टू 2400/6, ओके। तो ये x की वैल्यू आ गई आपकी 400 एंड y/180 इज इक्वल टू 1/6, जे y इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 6। तो ये y की वैल्यू आ गई हमारी 30। अब बोर्ड में आप केवल इतना भी छू रहोगे तो भी आपके नंबर कट सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने x और y निकाले हैं, पर यहाँ पर आंसर मेंशन नहीं किया है, ओके। तो x और y की आप वैल्यू निकाल लो, और फिर जब आंसर लिख के आओगे तो आंसर में सब कुछ लिखना पड़ेगा कि फिक्स चार्जेस कितने हैं हमारे। फिक्स चार्जेस ये हमारे पास में आएगा ₹400, और उसके बाद में चार्जेस पर डे, यहाँ पे फूड चार्जेस भी अपन लिख देंगे, जिससे टीचर्स को कहीं पे भी ऐसा ना लगे कि हमने कुछ चीज छोड़ी है। उन्हें क्या पता x क्या है, y क्या है, भले ही हमने स्पेलिंग में मेंशन किया है, पर जब कोई टीचर चेक कर रहा है तो हम उसको बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहिए कि हमारा हाफ मार्क भी कट करे, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from numerator, and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. अब जैसा कि अपने को मालूम है फ्रैक्शन केवल लिखा है, तो हम जब इस क्वेश्चन को
सॉल्व करेंगे तो कभी भी जब आएगा क्वेश्चन में कि फ्रैक्शन निकालो तो कभी भी क्वेश्चन में ये सपोज नहीं करना है कि लेट द फ्रैक्शन बी एक्स। हम सबको मालूम है कि फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि लेट द न्यूमरेटर बी x and denominator भी वन। ठीक है, therefore अब यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन क्या आएगा x अपॉन वाई। समझ में आया? कभी भी फ्रैक्शन में लेट द फ्रैक्शन बी x मत लिख देना, पहला स्टेप गलत होगा, आगे की पूरी कहानी गलत हो जाएगी। बहुत केयरफुली ये पहली लाइन पे ध्यान दे लो, आगे का तो बहुत इजी है ही। दो इक्वेशन बनानी है सिंपली। कैसे बनानी है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। तो फ्रैक्शन में अपना न्यूमरेटर क्या है x, सबट्रैक्ट क्या करना है 1 डिवाइडेड बाय इक्वल्स में क्या आना चाहिए, इट बिकम्स 1/3, इक्वल में 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपकी इक्वेशन इसको सॉल्व करके बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत? तो ये आपका 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, इसमें लिखा है 8 को ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में। तो अब हम यहाँ पर इस काम को कंटिन्यू करते हैं। डिनोमिनेटर क्या है y, उसमें ऐड क्या करना है 8। तो ये x अपॉन वाई प्लस 8 इज इक्वल, आंसर क्या कह रहा है कि 8 बिकम्स 1/4। इक्वल में क्या लिखोगे 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई 4x इज इक्वल टू 1 into समथिंग एज इट इज। और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बनके तैयार हो गई है। इन दोनों इक्वेशंस को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप सॉल्व कर लेंगे। अब हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट करने से पहले क्वेश्चन समझा देती हूँ मैं तुम लोगों को। इसमें लिखा है कि यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग मार्क। ओके, लॉसिंग ये 1 मार्क है। ओके, ऐसा नहीं सोचना कि केवल लाइन नहीं, लॉसिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। फिर लिखा है हैड 4 मार्क्स बीइंग अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर and 2 marks being deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks। अब क्वेश्चन तो सबने पढ़ लिया, समझ में आ गया। पूछा क्या गया है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, मतलब टेस्ट में कितने क्वेश्चन। अब टेस्ट में कितने क्वेश्चन है, फिर वही बात, 2 वेरिएबल ढूंढने हैं। तो 2 तरह के क्वेश्चन हुए, एक जो हमारे राइट थे, दूसरे जो हमारे इनकरेक्ट थे। तो हमारे को स्टार्ट कहाँ से करना है कि लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बी x, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स बी y। उसके बाद क्वेश्चन में आगे की क्या अपने को इक्वेशन बनानी है। अब उन्होंने लिखा है कि आपके पास में कितने राइट आंसर आपने दिए हैं 3 को राइट आंसर या राइट अपने जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन डिसाइड किए वो x है। अब उन्होंने बोला कि 3 मार्क्स दे रहे हैं हम आपको एक राइट आंसर के लिए। तो अगर मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया कि पहले लिख देती हूँ जिससे तुम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि लेट नंबर ऑफ करेक्ट answers be x और number of incorrect
आंसर P बाय, यहाँ तक तो सबसे पहले लिखना है जब आपके पास में क्वेश्चन हो हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो स्टार्ट कहाँ से करना है कि लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 3x, इनकरेक्ट आंसर 3y। ये करने के बाद अब हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेशन बनाई। इक्वेशन बनाने के लिए मैंने जैसे तुमसे बोला कि 3 मार्क्स एक राइट आंसर के लिए मिल रहा है। अब मेरे राइट यानी करेक्ट आंसर्स कितने हैं, x है, तो मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, मुझे मार्क्स मिलेंगे 3x। अब इसके बाद उन्होंने बोला कि एक नंबर अपना कटेगा जब अपना एक रॉन्ग आंसर होगा। अब मेरे पास में इनकरेक्ट आंसर्स अगर y है तो मेरे कितने नंबर माइनस होंगे, मेरे नंबर माइनस होंगे y, 1 या y एक ही बात है। और उस केस में यश का टोटल स्कोर क्या आया है 40, इक्वल में क्या लिखेंगे 40। अब दूसरी बार इन्होंने बोला कि अगर दूसरी बार उसके 4 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए मिल रहे होते, तो 4 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए मिल रहे हैं तो ये क्या होगा 4x, और 2 मार्क्स बीइंग डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, तो 2 मार्क्स इस बार कैंसिल हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये 2y, और टोटल तब क्या आया इसका 50, इक्वल में क्या लिख देंगे 50। तो ये हमारी दोनों इक्वेशन मिल जाएंगी, इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन 4 का 4th, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी में थोड़ा सा डिजिट्स को चेंज करके भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, और स्कूल में भी अगर टीचर्स चॉइस के क्वेश्चन की बात की जाए तो ये टीचर्स चॉइस में आता है। अब करना क्या है इस क्वेश्चन में, पहले तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स। क्वेश्चन आप सबने पढ़ लिया, जिनके पास बुक नहीं है या जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं अभी फटाफट बता देती हूँ कि इन्होंने कहा है कि 2 जगह हैं, प्लेस ए एंड प्लेस बी, ठीक है। ए प्लेस से और बी प्लेस से 2 कार चल रही हैं, जब वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में जब वो चलती हैं तो 5 घंटे के बाद में वो एक दूसरे से मिलती हैं, और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो 1 घंटे के बाद में एक दूसरे से मिलता है। हमको क्या बताना है, स्पीड ऑफ द टू कार्स, ठीक है। तो हम इसकी स्टार्टिंग ऐसे करेंगे, पहले फिगर से भी मैं समझा देती हूँ कि मान लो कि ये आपके पास में ये ए और बी, ये 2 प्लेस, इन्होंने कहा ये प्लेस ए और बी कैसे हैं, जो एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है 100 किलोमीटर पर। तो ए से बी तक का आपका डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। अब उन्होंने पहली बात क्या कहा कि जब दोनों ही कार ए से स्टार्ट हुई और बी से भी सेम टाइम पे स्टार्ट हुई, और अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती है, ठीक है, अपनी अपनी स्पीड से, जो उनकी अलग अलग स्पीड है, तो जब वो सेम डायरेक्शन में चलती है, मतलब ए से कार स्टार्ट हुई वो इस साइड को चलना शुरू हुई, बी से जो कार स्टार्ट हुई वो इस डायरेक्शन में चली, तो इन्होंने कहा 5 घंटे के बाद में दोनों जगह से चलने वाली कारें एक किसी पॉइंट सी पे पहुंच के मिल जाती हैं। मतलब इसकी स्पीड मान लो ज्यादा हुई तो ये जल्दी जल्दी चला, ये धीरे धीरे चला, जो भी कुछ किया, तो 5 घंटे के बाद में ये इस पॉइंट सी पे पहुंच जाएंगे। आगे उसमें लिखा है अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में चले, मतलब ये ए है, ये हमारा बी है, ये अपोजिट डायरेक्शन में चले, मतलब ए से भी कार स्टार्ट हुई, बी से भी हुई, और ये इस टाइप से अपोजिट डायरेक्शन में चले, तो वो कहते हैं कि दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी और एक दूसरे से जब जहाँ पे मिलेंगी उसमें इनको कितना टाइम लग रहा है, इनको 1 आवर है। लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो एक से दूसरे तक पहुंचने में इनको 5 घंटे का टाइम लग रहा है।
और उन्होंने बोला है कि व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स। अब क्वेश्चन समझ में आ गया। अब ये तो रफ में तुम लोग को समझाने के लिए है, अभी आगे भी इसके काम आएगा, इसलिए अभी इसको हम बना रहे लेते हैं। अब हम कंटिन्यू करते हैं। हम सबसे पहले क्या कर देंगे कि लेट द स्पीड ऑफ द कार, या ऑफ द फर्स्ट कार लिख लो, या ऐसे लिख लो, लेट द स्पीड ऑफ द कार स्टार्ट फ्रॉम ए बी एक्स किलोमीटर पर आवर। यहाँ किलोमीटर पर आवर क्यों लिखना है, क्योंकि ये स्पीड ऑफ द कार। तो लेट द स्पीड ऑफ द कार स्टार्ट फ्रॉम ए बी एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और फिर स्पीड ऑफ द कार स्टार्ट फ्रॉम बी बाय किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक तो कोई बड़ा काम नहीं किया हमने। सपोज करिए आप दो वेरिएबल चाहिए थे, दोनों वेरिएबल भी ले लिए। इनके लिए सबसे पहले जो हम लोग ने बचपन से पढ़ रखा है फॉर्मूला कि स्पीड इज इक्वल टू, हमारा क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्योंकि यहाँ पे रिलेशन टाइम में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे किसका फॉर्मूला यूज करना चाहेंगे, अपना टाइम का, है ना। अब लेकिन A से B तक का टोटल डिस्टेंस हमारे पास 100 दिया है, तो अगर इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस कवर्ड करें तो हमारे पास में डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस हमारा क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। अब तुम सोचोगे कि इसकी जरूरत क्या है। इसकी जरूरत ये है कि जब आपने कहा कि ए से जो कार चल रही है, ठीक है, वो उसकी स्पीड कितनी है अपनी, x किलोमीटर पर आवर है, तो अब उसने 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर किया हमको ये पता करना है। अब डिस्टेंस ही क्यों पता करना है, क्योंकि हमको केवल एक चीज मालूम है कि A से लेके B तक का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। हमें ये नहीं मालूम कि इसकी स्पीड कितनी है, इसकी कितनी है, तो इसलिए इन दोनों को हम डिस्टेंस के फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। अब इस चीज को लिखेंगे कैसे, इस चीज को हम लिखेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय car starts from A in 5 hours, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार स्टार्ट फ्रॉम A in 5 hours। हमको पहली कंडीशन ये दी है कि 5 घंटे बाद ये दोनों एक पॉइंट सी पे मिलेंगे, तो मैं पहले ये तो निकालूं A यहाँ से लेके C तक, A से लेके C तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, जितना ये कार ने चला होगा। तो इस कार ने 5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, जब इसकी स्पीड ये है तो डिस्टेंस के फॉर्मूले से स्पीड इनटू टाइम, टाइम 5 आवर्स है, स्पीड x है, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना आएगा अपना 5x, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर। आप ये लिख दोगे, आप लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार स्टार्ट फ्रॉम B in 5 आवर्स। ये क्या हो जाएगा आपका 5/किलोमीटर। ये बात समझ में आ गई कि अब इसका यूज क्या किया हमने। अब आता है मेन काम, दोबारा 1 आवर के लिए है, तो 1 आवर के लिए तो हमें मालूम नहीं है 1 आवर है, तो ये अपन क्या करेंगे 1 into x 1 into y, यानी x और y किलोमीटर ही रहेगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेशन का काम करना है, तो अब हमको ये पता चल गया कि A से लेके C तक का 5 आवर्स में कवर किया गया डिस्टेंस कितना है,
ये है 5x और b का 5 आवर्स में कवर किया गया डिस्टेंस, मान लो ये यहाँ b से लेके c तक पहुंचा, इसने डिस्टेंस कवर किया है 5। ये बात देखते चल। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि अगर यहाँ से यहाँ तक पूरे 5x में से ये 5y पार्ट कट कर दिया जाए तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इस 100 के। तो ये इक्वेशन क्या बनी हमारी कि अगर 5x में से 5y माइनस कर दोगे तो इक्वल में आ जाएगा 100। तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। ये सब 5 के मल्टीपल है तो हम लिख देंगे कि डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 5 डी, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 20 और ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। सेम है दूसरी इक्वेशन की बात करो इस वाले फिगर के अकॉर्डिंग कि a ने यहाँ इसका मान लो ये जहाँ पे ये मीटिंग पॉइंट है, अब मैं इसको c मान लेती हूँ। तो a ने 1 घंटे के अंदर यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया, ये किया x किलोमीटर, और b ने c तक कितना किया, y किलोमीटर। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये किसके बराबर आएगा, टोटल क्या है 100। तो दूसरी इक्वेशन हम इसी चीज का यूज करके बना देंगे। कैसे बनाएंगे दूसरी इक्वेशन, x प्लस y इज इक्वल टू 100 और ये दो इक्वेशन बन गई। अब आप इनको अपने मेथड से सॉल्व कर लेना। अब हमारी एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.5 जो हम लोग कर रहे थे कि अगर अपने पास में ये क्वेश्चन है जो आप लोग के पास बुक है, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस होता है 9 स्क्वायर यूनिट अगर हम लेंथ को रिड्यूस कर देते हैं 5 यूनिट और ब्रेथ को इंक्रीज कर देते हैं 3 यूनिट्स। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर आपने लेंथ भी इंक्रीज कर दी 3 यूनिट और ब्रेथ भी इंक्रीज कर दी 2 यूनिट्स तो आपका पूरा एरिया इंक्रीज हो जाएगा 67 स्क्वायर यूनिट्स। अब वो कह रहे हैं फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल निकालो। तो हमको मालूम है कि डायमेंशन क्या होते हैं, लेंथ और ब्रेथ होते हैं। तो स्टार्टिंग हम कर देंगे कि लेंथ, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स। अब यहाँ पे अपने को मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं लिखा तो हम भी एक्स यूनिट लिख देंगे। फिर उसके बाद में ब्रेथ लिखेंगे, ये आपका आ जाएगा y यूनिट। ठीक है, y यूनिट x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब है क्या इस क्वेश्चन में, जैसे फ्रैक्शन वाले में होता है ना बेटा, वैसे ही इसमें रिलेशन दिया हुआ है आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल में। तो यहाँ पर आप ये जरूर लिख देना कि देयरफॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबको पता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा x इंटू वाई, और इसके आगे लिख के आना है हमको स्क्वायर यूनिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमने ये चीज नहीं लिखी तो जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, और ये लिख लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जैसे ही ये 3 चीजें लिखी, अब इक्वेशन बनाना आसान हो गया। लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हटा के हम लिख देंगे xy, एक सेकेंड xy, और रिड्यूस करना है यानी माइनस करना है 9। ठीक है, इफ इट्स लेंथ, तो इस इफ को हटा के क्या लगा दोगे इक्वल, लेंथ को रिड्यूस करना है 5, तो लेंथ क्या है x, तो आपको क्या करना पड़ेगा x माइनस 5, और ब्रेथ को इंक्रीज करना है 3, तो यह क्या हो जाएगी y प्लस 3।
ये मल्टीप्लाई में क्यों आएंगे? क्योंकि एरिया एरिया के इक्वल करना है, तो ये लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आप जब इसको सॉल्व करना शुरू करोगे तब देखो क्या होगा, अपनी लीनियर इक्वेशन बनके तैयार होगी। ये सॉल्व करना सबको आता ही है, x मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस 3, फिर -5 मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस 3। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो ये होगा आपका एक्स वाई -9, एक्स वाई प्लस 3x -5 माइनस प्लस -50। समझ में आ गया लीनियर इक्वेशन कैसे बन रही है? यहाँ पर जो आपके पास में एक्स वाई और एक्स वाई आए हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव हैं, एक साइड ले जाओगे कैंसिल हो जाएंगे, बस -9 अगर पहुंचा देंगे तो हमारी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी 3x -5 -15 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 3x -5 -6 इज इक्वल टू 0। या आपकी पहली इक्वेशन ऐसे बन रही है। अब हमको तो दूसरी भी बनानी है, दूसरी भी सेम वे में करेंगे। जब पहली बन जाएगी तो समझ में आ गया फॉर्मेट क्या है। तो दूसरी के लिए उन्होंने बोला है कि अगर आप लेंथ और ब्रेथ दोनों को इंक्रीज करो, एक को 3 यूनिट एक को 2 यूनिट, तो एरिया इंक्रीज होगा 67 यूनिट। यानी कि एरिया क्या है बेटा अपना एक्स वाई इंक्रीज होगा, यानी कि +67। ठीक, कब होगा? जब लेंथ इंक्रीज होगी 3 यूनिट, यानी x प्लस 3, और ब्रेथ इंक्रीज होगी 2 यूनिट, y प्लस 2। अब इनको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। x y प्लस 2 प्लस 3 y प्लस 2, इसको हम आगे कंटिन्यू कर देंगे। x y प्लस 67, x y प्लस 2x प्लस 3y, यहाँ साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि सारी चीजें प्लस की हैं। x y कैंसिल, 67 अब हम ले जाएंगे उधर, 3y प्लस 6 -67, और ये आप सेकेंड इक्वेशन -61 इज इक्वल टू 0, इनको आप सॉल्व कर लेना। एक्सरसाइज कंप्लीट।